बोलो तो एक को ऑफ़ कर देते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसको ऑफ़ करने के आप लोग उधर नहीं रह सकते, बहुत आवाज़ करता है। क्या कहते हैं, ऑफ़ कर दिया जाए? चलिए, तो हम बोले थे आपको पढ़ के आने के लिए, आ गए? पूछिए तो, पूछे लिंक कहाँ है? हाँ, बैठ ले यार, बताओ। तो चलिए, आप लोग पढ़ के आए होंगे आज जो है लिंक। चलिए, तो पढ़ के आए होंगे ना आप, आज पूरी तरीके से इसको डिस्कस कर देना है पूरा, है ना? चलिए, जो नहीं पढ़ के आए वो जाके पढ़ लीजिएगा घरे। चलिए, तो शुरू करते हैं भाई। दौड़ा जाता नहीं। चलिए, तो अपन शुरू करते हैं इधर इसको। चलिए, तो आज हम डिस्कस करेंगे, आज पहला पार्ट है। सबके पास किताब तो ही होगा, नहीं है? नहीं है तो फिर घर जाइए और लेके आइए, ठीक है? तो नहीं है तो कोई बात नहीं, कल परसों खरीद लीजिए। इसके पहले हम लोगों ने इसका बेसिक जो फिनोमेना था हमने देखा था, कुछ याद है पहले वाला? इसके पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि किस प्रकार से किस प्रकार से पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है, मतलब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, यहाँ तक क्लियर हो गया था। उसके बाद जो है अभी उसके बाद आता है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता को अभी टच नहीं करेंगे, अभी टच किसको करेंगे? इसका जितना भी क्वेश्चन हमने कल देखा था, है ना, उसको इस वाले सबके पास है, लाए ना? चलिए, तो अच्छा ये बताइए, इसमें से किसी को दिक्कत भी है क्या? पढ़े हैं ना इसको? yes, sir. किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत? अच्छा, लूसेंट जो पढ़ के आए थे आप, इसमें दिक्कत तो सबको होगा। yes, तो लूसेंट में दिक्कत है? लूसेंट में दिक्कत है नहीं। तो दिक्कत कहाँ? इसमें दिक्कत है। yes. अच्छा, इसमें दिक्कत है। अच्छा, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। लूसेंट में जो प्रागैतिहासिक काल है, इसमें तो मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
आप लोग तो पढ़ लिए होंगे। क्या है इसमें मिलता है? देखिए चूँकि देखिए लूसेंट एक अलग चीज़ है ना। अच्छा इससे थोड़ा सा जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा दिया हुआ किसमें, क्राउन वाले में, है ना। क्राउन का जीएस आता है, वो मेरे पास पड़ा हुआ है, अंदर रखा होगा लाइब्रेरी में। और इसमें तो खैर बहुत ज़्यादा है, ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा है। और नया वाले में तो लगभग 70-75 पे जोड़ दिया है, तो और भी आ गया। और इस सबको आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मतलब कि फांकी मारने से आपका कोई रिजल्ट होने वाला है, नहीं। हम एक एक करके सारे प्रश्न को, आज कितना प्रश्न डिस्कस करना है? 45 प्रश्न है। इसके 45 प्रश्न है, वो 45 प्रश्न हम टोटल का टोटल डिस्कस कर देंगे अभी यहीं पे। और उतना ही नहीं करेंगे हम लोग, उससे संबंधित और भी चीज़ें आगे देखेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने पीछे मैप भी लगाया हुआ है कि आपको बिना मैप के काम नहीं चलेगा। देखिए अगर इसका जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, शुरू का जो एक पेज है ना, इसमें आपको कहाँ दिक्कत हो रहा था, बस 5 मिनट में हम इसको ब्रीफ करते हैं। देखिए पहला जो पैराग्राफ है, ठीक है, ये तो हमने पहले पढ़ ही लिया है। पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। क्लियर? अच्छा, पूरा पाषाण काल को विभाजित किया गया 3 कालों में, है ना। उच्च पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और निम्न पूरा पाषाण। क्लियर? और उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, है ना। मध्य पाषाण के बाद नवपाषाण काल, यहाँ तो देख लिए थे। अच्छा दूसरी बात हमने क्या देखा था कि इतिहास का अध्ययन, है ना, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल कौन सा काल? जिसमें पुरातत्व केवल है, लिखित रूप से कुछ नहीं है, ठीक। उसके अध्ययन के लिए केवल पुरातत्व पे डिपेंडेंसी बना के रखना पड़ता है। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, उसमें क्या था कि पुरातत्व भी है और लिखित रूप में भी है, लेकिन लिखित साक्ष्य पढ़े नहीं गए, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा काल? आद्य ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल का मतलब क्या हुआ? जिसमें पुरातत्व भी है और साहित्य भी है ना। और दोनों को कंपेयर कंट्रास्ट करके, यानी कि कंपैरेटिव स्टडी करके किसी भी स्थल के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक तथा कल्चर, है ना, सांस्कृतिक क्षेत्र को हम अगर बढ़िया से फाइंड करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, वो कौन सा काल? ऐतिहासिक काल, है ना। किसी को दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब आगे चलिए, यहाँ तक तो कोई मतलब कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। अब देखिए उसके बाद क्या है कि अब यहाँ से आगे शुरू हो जाता है। देखो जिसका बेसिक क्लियर नहीं है वो तो गड़बड़ यहाँ होना ही है। अब आप सब लोगों का बेसिक क्लियर नहीं है, ठीक है। अब देखिए होता ये है कि इसमें पहला ही लाइन लिखा हुआ है सोहन नदी। पहला ही लाइन आप देख लीजिए, सोहन नदी, है ना। सोहन नदी एक नदी है जो पाकिस्तान में बहती है, इस इलाके में। देखिए आप अगर देखोगे, एक मैप निकाल लूँ मैं, अगर इस मैप को मैं बड़ा कर लेता हूँ, आप लोगों को दिख रहा है ये? चलिए दिख रहा है तो बढ़िया। देखिए यहाँ से आप देखो कि ये मानसरोवर झील है, इसको मैं रेड कर दूँ तो ज़्यादा दिख रहा है। देखिए ये मानसरोवर लेक है, यहाँ से निकलती है एक रिवर, कौन सा? सिंधु, समझ गए? सिंधु नदी। और यही इधर ही से, यहाँ से पाकिस्तान से एक नदी निकलती है, उसको कहते हैं सोहन नदी, ठीक है। तो सोहन नदी के किनारे जितने भी जो है मतलब घर मिले, औजार मिले, है ना, मतलब वहाँ बर्तन मिले, मानव के जो रहने के साक्ष्य मिले, उसको हम कहते हैं सोहन संस्कृति, सोहन घाटी संस्कृति। वहाँ से फलक उपकरण मिले। फलक का मतलब क्या होता है? मतलब चौड़े चौड़े औजार मिले। फलक समझते हो ना? सल्क मतलब कि सॉरी, फलक का मतलब होता है क्या? चौड़ा, है ना, और दोनों तरफ उसका क्या हो? धार होगा, फलक उपकरण, ठीक है। तो वो सोहन यहाँ पे है, सोहन घाटी है। सोहन घाटी में हमको फलक उपकरण मिले हैं, समझ। देखिए पूरा डिटेल्स में जाएंगे तो हो जाएगा 4 घंटे की क्लास। हमको इसको 1.5 घंटे में डिस्कस कर देना है, तो ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं। आपको मैं लोकेशन बताते चलेंगे, आपको समझते चलिए, ठीक है। तो ये जो है कहाँ है? सोहन घाटी कहाँ है? अभी वर्तमान पाकिस्तान में है, क्लियर। और यहाँ सोहन नदी के किनारे जो भी संस्कृतियाँ मिली हैं, जो भी छोटे छोटे औजार मिले हैं, उस आधार पर हम सोहन नदी घाटी के क्षेत्र को कहते हैं सोहन संस्कृति, क्लियर। अच्छा उसी प्रकार से आप देखो कि ये जो है तमिलनाडु है, तमिलनाडु के यहाँ पे मद्रास है, ठीक है। मद्रास एक जगह है
मद्रास जानते हैं ना, चेन्नई वर्तमान में। तो चेन्नई में 1863 में एक भारतीय पुरातत्वविद, उनका नाम था रॉबर्ट ब्रूसफुट। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने यहाँ दो स्थल है, एक स्थल है, उसका नाम है पल्लवरम, एक और है अतिरम्पक्कम, है ना। पहले पल्लवरम से उन्होंने कुल्हाड़ी खोजी, ठीक है। तो इसलिए मद्रास वाले क्षेत्र को हम कहते हैं मद्रास संस्कृति या फिर हैंड एक्स संस्कृति, ठीक है। इसी को हम कहते हैं हैंड एक्स संस्कृति। क्लियर? कहाँ से मिला ये? मद्रास के कहाँ से? पल्लवरम से। एक स्थान और है अतिरम्पक्कम से, यहाँ से पहले मिला है और अतिरम्पक्कम से बाद में मिला है। क्लियर? आगे बढ़ जाए, चलिए। लो, ये क्या हो गया? पहला डिलीट हो गया क्या ये? यही था क्या ये? क्या था? यही था। एक बार तो फिर तो मिट ही गया ना, वो तो गया वो। साथ ही मैप था मेरे हिसाब से। एक मिनट हम देख लेते हैं हड़प्पा। मेरे हिसाब से यही था। नहीं ये वो गया हम लोग का, हम लोग के पास था वो, जो कहाँ से आता है सर? एक्सपोर्ट से आता है ना? नहीं एक्सपोर्ट से नहीं आता, यहीं से आएगा, कहीं से इंपोर्ट से आएगा। नहीं इंपोर्ट से भी नहीं आ रहा है तो ठीक है, सर को बुला के लाइएगा तो हम खोज लेंगे फिर इसको। खैर छोड़िए, आगे चलिए। इसको समझ में आ रही है? अभी मैप आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। खैर छोड़िए। तो आपने देखा कि कहाँ सोहन घाटी को हम लोग कौन संस्कृति बोलते हैं? सोहन घाटी संस्कृति या फिर फलक संस्कृति, या उसी को बोलते हैं चॉपिंग संस्कृति, ठीक है। 3 नामों से जाना था इसको। जहाँ जहाँ मैं बताऊँ वहाँ पर अंडरलाइन आप करते चलिएगा, ठीक है। आगे चलिए। यहाँ तक तो हो गया आपका रॉबर्ट ब्रूसफुट वाला, है ना। पल्लवरम से हो गया, हैंड एक्स मिला है, कुल्हाड़ी मिले हैं। अच्छा, भारत में पहला साक्ष्य मिला है वो हैंड एक्स, जो कब का है ये पाषाण कालीन है। आगे बढ़िए। अब देखिए कि देखिए पूरा पाषाण काल से संबंधित 44 स्थल प्राप्त हुए हैं वर्तमान तक, ठीक है। अब देखिए एक बोलन घाटी बार बार पूछता है, वही बेलन घाटी है। बोलन घाटी पढ़ने में बोलन घाटी बुला जाता है, लेकिन बेलन घाटी है, उत्तर प्रदेश में है, समझ गए। अभी मैं उसको डिस्कस करूँगा कहाँ पहले एक बार मैं स्थल आपको दिखा दूँ, तो अगर आप इसको पढ़े होंगे पहले, ठीक है, तो सारे स्थल आपके हम अभी क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो सर को बोले तो बैठ गए यार। चलिए, हाँ। अब देखिए एक लिखाने के क्रम में हम एक बार आपको लिखवाए थे क्या, कि मध्य पाषाण काल जो है ना, देखिए मध्य पूरा पाषाण काल की बात मैं बात नहीं कर रहा था। अच्छा, यहाँ पे कहाँ से आता है ये? इसमें कहाँ है वो? अरे वो पहला डिलीट हो गया यार। अच्छा, ये तो भूल ही गए थे कि अंडू में मिल जाएगा हम। हाँ चल देखिए, अब इसको पहले हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं, ठीक है। हाँ, हम मार दिए क्लीन, तो पूरा हो गया क्लीन। क्लीन के चक्कर में हम लोग विलीने कर दिए थे, तो मिट जाओ भाई। चलिए देखिए इधर, इसको अपने जगह पे लगा दिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया है ये। चलिए देखिए, आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए चीज़। देखिए पहला हम देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद आगे ये अगले ऊपर से जी।
अब ल, तुम कौन है यार, आ जाता है बार बार। ओ देखिए, वो अपने स्थान से हिलेगा नहीं ये बंदा, ये इतना आपको दिख ही रहा होगा मेरे हिसाब से। दिख रहा है तो आगे देख लेते हैं। देखिए ये है सोहन घाटी, ठीक, पहला सोहन घाटी दिखा आपको, सोहन घाटी। एक काम करें, नहीं होगा तो हम मैप आपको दे देंगे, ठीक है, मैप दे देंगे तो आपका काम हो जाएगा, एक बार देख लीजिए तो हो जाएगा। देखिए ये सोहन घाटी, सोहन घाटी कहाँ है, 1 नंबर में है ना, ये देखिए सोहन घाटी यहाँ पर मिल गया आपको, सोहन घाटी। चलिए अब दूसरा देखिए, यार ये तार का भी लोचा है। चलिए दूसरा देखिए, देखिए संधनाओ केव, ये कहाँ है, 2 नंबर में, ये भी पाकिस्तान में ही है, ठीक है। आगे देखिए कि समथन, समथन कहाँ है, 3, जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे ज़्यादा बड़ा है क्या ये। चलिए आगे देखिए पहलगांव, कहाँ है पहलगांव, 4 नंबर, जम्मू कश्मीर, ठीक। आगे देखिए कि दिदवाना, मतलब डिडवाना कहाँ है, 5 नंबर कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी है, इसका एक्सप्लेनेशन भी है मेरे पास। हाँ हो गया भाई एक्सप्लेनेशन, आ जाओ। यह एक कॉपीराइट लग जाएगा ना इसमें, इसीलिए ये चीज़। तो अब मेरे पास सब कुछ इसका एक एक स्थान का एक्सप्लेनेशन है। देखो सोहन घाटी है ना यहाँ पर, ठीक है, चौपर चौपिंग संस्कृति। तो आगे चलते हैं। आप देखिए कि रतनपुर, सॉरी रतनपुरा कहाँ है, 6 नंबर, कहाँ है, गुजरात में, याद रखिएगा। अजमेर तो पता ही होगा कहाँ है, राजस्थान में, यहाँ पर। आगे ये भीमबेटका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भीमबेटका, कहाँ है भीमबेटका, 8 नंबर यहाँ पर है भीमबेटका, याद रखिएगा। देखिए भोपाल के नज़दीक है ये, ठीक है। चलिए अब उसमें एक अलग उसमें नाम दिया हुआ है ना, वो देख लीजिएगा। 9 में आइए सागर, सागर कहाँ है, मध्य प्रदेश। आगे देखिए कल्पी, कहाँ है कल्पी, 10 नंबर में, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे। आगे देखिए बोलन घाटी, 11, उत्तर प्रदेश। एकदम एग्जैक्टली यही पूछ लेगा आपसे, समझ गए, एग्जैक्टली इसी पूछ लेगा कि बोलन घाटी कहाँ है, ठीक है। आगे आ जाइए बेरी, सॉरी बोरी, बोरी कहाँ है, महाराष्ट्र में, यहाँ पर ये 12 में। आगे देखिए पटने, पटने कहाँ है, कर्नाटक, या कर्नाटक में है ही, आपको ध्यान से नहीं दिख रहा है, या महाराष्ट्र में है यहाँ पर, या नहीं गोवा के ऊपर है ये, गोवा के ऊपर है यहाँ पर। आगे देखिए हुसंगी कहाँ है, कर्नाटक, कर्नाटक में है। 15 कौन है, बेटमचरला, ये कहाँ है, नाम इसलिए से ना कि आदमी थोड़ा कन्फ्यूज रहता है ना। अब आ जाइए इसमें, आ जाइए एक है आपका, देखिए ये कौन स्थल है, ये है पूरा पाषाण कालिक स्थल, ठीक है। ये आरंभिक मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक लाखों वर्ष पूर्व है ना। ये जहाँ जहाँ से पूरा पाषाण कालिक जो स्थल, सॉरी जो कुछ अवशेष मिले हैं उसके स्थल हैं। और देखिए 40 क्वेश्चन इसमें अभी तक पूछा हुआ है, वर्तमान में जो 2023 वाला है घटना चक्र उसमें है कि नहीं, 35 को है, 45 प्रश्न है। और लगभग जो है अधिकांश प्रश्न 80% प्रश्न जो है वो लोकेशन वेस्ट हैं, ठीक है। तो लोकेशन को आप अच्छे से समझो। आप लोग बोलिएगा तो हम मैप जो है इसमें लिखा हुआ मैप हम दिलवा देंगे आपको, ये पूरा का पूरा मैप है वो हम आपको, इधर भी देख लीजिए जो लोग नहीं देख रहे तो। सुना एक देखे वाला आदमी जो है ना तो यार सब्सक्राइब नहीं करता भाई, हाँ मतलब मुफ्त में देख लेता है, सब्सक्राइब भी मार लीजिएगा ज़रा, सुनो ना ध्यान से। आगे डरा नहीं रहे, मतलब गजब आदमी है भाई, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, डरा के सकते हैं। आगे चलिए, हाँ देखिए अब देखिए, हाँ अब देखिए अब रेनीगुंटा, ठीक है। रेनीगुंटा कहाँ है, देखिए आप 1 नंबर में कहाँ मिल रहा है आपको, देखिए 1 नंबर रेनीगुंटा, देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर, ठीक है। देखिए आतिरम पक्कम, अभी हम बात कर रहे थे आपको, कहाँ, यहाँ है
अरे अतिरम पक्कम यहाँ पे है, नहीं दिखा आपको? ल हमको लग रहा है ना कि एक अक्के मैप लाना पड़ेगा, अब तब होगा। तमिलनाडु में है ना, यहाँ पे अतिरम पक्कम, यह अतिरम पक्कम से क्या मिला है? आगे ये पल्लवरम 3 नंबर है ना वो बगल में। आगे देखिए टेरी 4 नंबर में, यह नीचे टेरी समूह। आगे देखिए नेवासा महाराष्ट्र में। चौपानी मांडो कहाँ है? चौपानी मांडो 6 नंबर में है ना जी, उत्तर प्रदेश में, यह चौपानी मांडो। आगे देखिए सोरापुर 7 नंबर कर्नाटक में यहाँ पे। आगे देखिए लेखनिया उत्तर प्रदेश में। ये दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं पिंजौर 9 नंबर यहाँ है। पिंजौर इस इलाके में है, यानी कि लगभग ये हरियाणा पकड़ता है, हरियाणा के पास में। हाँ ओडाई कहाँ है भाई? 10 नंबर तमिलनाडु में, यहाँ पर ओडाई। पोतवार का पठार, फेमस पठार है ये, याद रखिए पाकिस्तान में है। ठीक है, आगे देखिए हथनौरा मध्य प्रदेश में, यह हथनौरा। आगे देखिए पैसरा कहाँ है? नेपाल में है यह। 13 के ए बिहार में है। पैसरा मुंगेर अभी हम डिस्कस करेंगे आपको। ठीक है, देखिए बिहार में जो स्थल हैं, समझ गए, उसमें आता है कौन कौन सा? वाल्मीकि नगर चंपारण में, पैसरा मुंगेर में, जेठिया नालंदा में, चिरंद सारण में, चेचर वैशाली में, सोनपुर गया में, मनेर पटना में, भीम बांध मुंगेर में, क्यूर गया में, सेनुआर रोहतास में। ये सब याद रखिएगा, हम आपको लिखवा देंगे सब। हाँ देखिए लास बोला कहाँ है जी? 14 पाकिस्तान में, इसी इलाके में। आगे देखिए बघौर नहीं है, बागौर है ही। ठीक है, ये है मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा बागौर से। हाँ ये कोई दिक्कत नहीं, वो तो चलता रहता है, ये केवल। हाँ चलिए, तो ये समझ गए आप। आगे आ जाइए कि अब लूनी घाटी है ना, लूनी घाटी पे हम लोग आ जाते हैं। माहिया लूनी है ना, लूनी नदी है। ठीक, देखिए लूनी नदी है भैया। आगे जी, अब देखिए कि लूनी नदी कहाँ? राजस्थान, यहाँ पर दूध सागर गोवा में, इस इलाके में। आगे देखिए पलक्कड़ केरल में, इस इलाके में। कुरनूल 4 नंबर, देखिए 4 नंबर किधर है? कुरनूल, यह आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश तो है। संबलपुर उड़ीसा 5 नंबर, यह। आगे देखिए सुंदरगढ़ 6 नंबर उड़ीसा में। आगे देखिए वीरभूमि पश्चिम बंगाल हो गई, 7 नंबर, यह। आगे देखिए वर्धमान पश्चिम बंगाल। आगे देखिए बांकुरा कहाँ है जी? पश्चिम बंगाल में। आगे देखिए उखरूल का है 10 किधर है? मणिपुर, यहाँ पर मणिपुर में। गारो हिल्स मेघालय में, यहाँ पर है। आगे देखिए पश्चिमी सिंहभूमि झारखंड हो गई, यही है ना, यही है 12, यह है, यहाँ पर है। आगे देखिए पलामू 13, यह है ना, यहाँ पर। रांची झारखंड किधर गया भाई? 14, यह है। और हजारीबाग भी झारखंड। यहाँ से हमको मिले हैं पूरा पाषाणकालीन मैप, पूरा पाषाणकालिक स्थल। इतना याद रखिएगा, क्लियर? आगे बढ़ा जाए। अब एक एक कर को हमको इसको डिस्कस करना है कि कैसे इसको हम आगे बढ़ाएंगे। डन? अब देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन एकदम ऐसे ही पूछ लेंगे, कौन सा स्थल किस राज्य में है, कौन सा स्थल किसके बाद है, पहले कौन है बाद में कौन है, उत्तर से दक्षिण तक दर्शाइए। ठीक, तो इस बात। अब आगे चलिए, देखिएगा
अब सीधे हम आ जाते हैं कहाँ पर, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो सीधे हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला प्रश्न निकालिएगा, है ना। पहला प्रश्न घटनाचक्र, बार बार तो नहीं दिखा देते। हाँ जी, अब हो ना कि तो अलगे से करित हूँगा। देखिए चूँकि हम इस पे प्रश्न नहीं लिख सकते क्योंकि लग जाएगा कॉपीराइट। अगर यही प्रश्न सीधे डाल देंगे तो कॉपीराइट हो जाएगा ना फिर, इसलिए हम प्रश्न बोलेंगे, आप लोग मिलाइएगा। डन, चलिए तो फिर शुरू करते हैं इसको। तो प्रश्न पहला कि रॉबर्ट ब्रूसफुट थे एक, कौन थे भाई? हाँ, और इन्होंने 1800 कब, कब 1863। अब मैं इसको अगर क्लीन कर दूं तो क्या दिक्कत है? दोनों ऑप्शन होगा। चलिए क्लीन होगा सुनी तो। चलिए आगे देखिए, तो कहता है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन है। तो देखिए पुरातत्वविद भी हैं और भूगर्भ वैज्ञानिक भी हैं, दोनों हैं। ठीक है, आप देखिएगा कि 1800 कब, 1863 ईस्वी में इन्होंने क्या किया है भैया, महाराष्ट्र के सॉरी तमिलनाडु के कौन स्थल पर, चेन्नई यानी कि मद्रास, है ना। मद्रास के नज़दीक पल्लवरम से क्या खोजा है, कुल्हाड़ी खोजा है। और भारत में खोजी जाने वाली पहला वस्तु है ये कुल्हाड़ी। आगे बढ़िए, कहता है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग के त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था? थॉमसन। देखिए आगे नीचे इसका डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि देखिए कहता है डेनमार्क की कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुग विभाजन क्रिश्चियन जॉनसन थॉमसन ने किया था। हाँ, तो ये आप देख लीजिएगा इसको एक बार, है ना। आगे कहता है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ था। मत देखिए, आंशिक रूप से पशुपालन का आरंभ जो है मध्यपाषाण काल से शुरू होता है। देखियो जो मध्यपाषाण काल है, याद रखिएगा, फिर से गया ही, अब तो सीख गए। देखिए ये मध्यपाषाण काल है, समझ गए। ये जो है मध्यपाषाण काल जो है वो पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच संक्रमण के फेज को क्या करता है, ये दर्शाता है। यानी कि पूरा पाषाण काल, है ना, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल, है ना, के बीच के संक्रमण के फेज के रूप में कौन आता है, मध्यपाषाण। क्योंकि कोई भी स्थल सीधे पूरा पाषाण काल से नवपाषाण काल में ट्रांसफर करेगा क्या, नहीं करेगा। बीच में कुछ ना कुछ संक्रमण तो होगा, है ना। जैसे किसी भी चीज़ को तुम बिल्डिंग कर दो तो जो बिल्डिंग का जो पार्ट है वो क्या है, संक्रमण का काल है। ठीक, तो संक्रमण के काल को दर्शाता है कौन, मध्यपाषाण। आगे बढ़िए, चलिए देखिएगा अगला प्रश्न है कि मध्यपाषाणी संस्कृति में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थल कौन सा है, आदमगढ़। अब आदमगढ़ कहाँ है ना, आदमगढ़ कहाँ है, मध्य प्रदेश में, बिल्कुल मध्य प्रदेश में है। अगला अगर हम निकालेंगे यहाँ पे, देखिए अभी हम पूरा डिस्कस नहीं किए थे आपको, तो आपको दिख जाएगा इसमें आदमगढ़। यह देखिए आदमगढ़ 4 नंबर, देखिए इधर आदमगढ़ जो है वो 4 नंबर में यहाँ है। यह देखिए यहाँ पर, समझ गए, मध्य प्रदेश में स्थित है आदमगढ़। यहाँ से क्या मिला हमको, पशुपालन के प्रथम प्रमाण मिला। आगे देखिएगा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, सी और डी दोनों, है ना, महादहा और सराय नहर राय। अब महादहा कहाँ है, महादहा ये देखिए 11 नंबर, महादहा 11 नंबर कहाँ है भी, यह देखिए उत्तर प्रदेश। और सराय नहर राय 10 नंबर में, देखिए दोनों बगल में आसपास में, तो महादहा और
सराय नाहर राय, ये दोनों जगह से क्या मिला हमको? हड्डी के उपकरण मिले हैं। क्लियर? और ये है कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। चलिए बहुत बढ़िया। अगर इसको आप देखिएगा आगे तो यहाँ पे बूचड़ खाने मिले हैं, है ना, जहाँ पे पशुओं को रखा काटा जाता था। आगे देखें कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? सराय नाहर राय और महदाहा से। क्लियर? महदाहा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। और सराय नाहर राय कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अच्छा, मतलब तो एक ही किताब में 3 आदमी काम चले हैं। बढ़िया जी। आगे देखिएगा, कहता है निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व में समझाइए। अभी हमने बताया था वही वाला प्रश्न है, पश्चिम से पूर्व। तो पैसरा है, महदाहा है, लेखनिया और बिरभानपुर। अब देखिए कि पैसरा है ना, देखिए ये है 7 नंबर बिरभानपुर। देखे बिरभानपुर कहाँ है जी? 7 नंबर देख लीजिए, 7 नंबर यहाँ है या कहाँ है? पश्चिम बंगाल है ना। दूसरा नंबर में कौन है आप? पैसरा कहाँ है? बिहार में। 16 नंबर में है ना। यह देखिए पैसरा 16 नंबर में, देखिए पैसरा ये। अच्छा, आप कौन है? लेखनिया। अच्छा, लेखनिया कौन है? उत्तर प्रदेश में। क्या कहाँ पे इसमें दिख रहा है आपको? 19 में लेखनिया। तो आप मिला दीजिए इसको। पहले कौन है? कहाँ? पूर्व से पश्चिम बोल रहा है? पश्चिम से पूर्व ना जी, पश्चिम से पूर्व, यानी कि इधर से इधर ना। इधर से इधर। सबसे पहले महदाहा, 1 नंबर में महदाहा। उसके बाद 19 नंबर में है। 19 नंबर किधर है? यहाँ पर है, इस इलाके में है ना। यह है। एक मिनट रुक जाइए, हम थोड़ा सा स्केच मोटा ले लिए हैं तो गड़बड़ा रहा है। चलिए अब जरा इसको बताइएगा हमको। 1 नंबर में कौन? महदाहा। महदाहा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। 11 नंबर में ना। ये देखिए महदाहा 1 नंबर में है, 1 नंबर। दूसरा कौन है? लेखैया। किधर है जी? 19 नंबर है। यह है, यह है ना। ये आया है किधर से? यहाँ से। यह दूसरा। तीसरा कौन है? पैसरा, बिहार में। पैसरा कितना नंबर है? 16 नंबर। और उसके बाद कौन है? बिरभानपुर 7 नंबर, पश्चिम बंगाल। अब इसको करना कैसे है? पश्चिम से हाँ सजाना था। तो आप देख लीजिए 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, 4 नंबर। क्लियर? समझ में लाई? तो मैपिंग करावे कितना फ़ायदा हो? तो क्वेश्चन तो पकड़ा तो अब इसको खाली हम आपको दे देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़िए। कहता है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले कहाँ से? दमदम। अब दमदमा है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। देखिएगा दमदमा यह 12 नंबर में, उत्तर प्रदेश के यह 12 जिला इसके बीच में है। दिख गया ना आपको? यह दमदमा उत्तर प्रदेश में आपको। आगे बढ़िए। खदानों की कृषि, यही है ना प्रश्न? हाँ, खदानों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई है? नवपाषाण काल। देखिए नवपाषाण काल वो काल है जब मानव जो है खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक हो गया। ठीक है, इसी काल में कृषि की शुरुआत हुई है, चाक चक्की की शुरुआत हुई है, अस्थायी जीवन की शुरुआत हुई है, ग्रामीण जीवन का शुरुआत हुआ है इसी काल में। ठीक है, तो अब पालतू पशु की शुरुआत हो गई है ना। तो ये ज़्यादा अच्छा, ये तो पता ना कि पशुओं को प्रारंभ में क्यों पाला जाता था? मांस के लिए, है ना। अच्छा, प्रथम पालतू पशु कुत्ता। अगर रो के बोले कुत्ता तो बोले करे समझ हमरे कही। चल आगे बढ़ा, आगे देखा। हाँ, तो कहता है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी किधर है भाई? देखिए इस इलाके में है। अगर हम बड़ा करेंगे इसको तो हाँ यहाँ शुरू होता है, इससे गिर जाता है इस इलाके मध्य प्रदेश। चलिए तो याद रखिएगा नर्मदा घाटी में शुरू हुआ है ये, है ना। देखिए इसमें लिखा हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा। देखिए हथनौरा आपको मिल जाएगा कहीं, खोज लीजिए। मध्य प्रदेश में कितना नंबर में है? हथनौरा मिल जाएगा कहीं, खोज लीजिए, मिल जाएगा आपको। इसमें कहीं भी मिल जाएगा आपको? नहीं इसमें है, आगे देख लेते हैं। इसमें देख लीजिए
इधर नहीं है, एक और देख लेते हैं, इसमें भी नहीं लगता है कि है, तो हम लोग इसको नहीं डाल पाए। हथनौरा हम लोग को नहीं मिला ही ना, देखिएगा इसमें मिल जाए, हो सकता है कि, चलिए ये तो पता नहीं कहाँ है, जो मध्य प्रदेश में कहीं होगा हथनौरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत किस नदी में मिला है भाई? तो नर्मदा नदी। आगे देखिए, कहता है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन है? जौ। ठीक है, जौ है। देखिए अब इसमें पीछे पढ़े होंगे तो देख लीजिए, आप यहाँ पर निकाल लीजिए, है ना, कि हाँ देखिए, अगर आपसे पूछे, क्योंकि रिसेंट में खुदाई हुई है ना, तो अगर पहले, इसके पहले जो था कि भारत में चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले? पहले था मेहरगढ़। अच्छा मेहरगढ़ कहाँ है, किसको पता है? पाकिस्तान में। देखिए हम अभी एक मिनट देख लीजिए, हाँ 7 में था, देख लीजिए इसी में ना जी, यहाँ देखिए मेहरगढ़, यह मेहरगढ़ 7 नंबर में मेहरगढ़ यह है पाकिस्तान में, है ना। अच्छा इसमें और होगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा, किला तरकई बुर्जहोम, देखिए यहाँ पे बुर्जहोम भी है भाई, वो कश्मीर में है। कितना नंबर में? 16 नंबर में। यह देखिए 16 नंबर में। गुफा करल तो हमने देख ही लिए थे, तो यहीं पे था, 17 नंबर में होगा, जम्मू कश्मीर में ही होगा। अच्छा एक और था, हम लोग को देखना था, कोल्डीहवा 1 नंबर देख लीजिए, कहीं है 1 नंबर, यह उत्तर प्रदेश, कोल्डीहवा, है ना। महागरा 2 नंबर, यही बगल में ही है। देखिए लहुरा देवी याद रखिएगा, यहाँ से 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व तक, आपको किताब में है वो, है ना, ईस्वी पूर्व तक क्या मिले हैं? चावल के दाने मिले हैं। अब इसके मिलने के बाद देखिए 5 नंबर में यहाँ पे देखिए मिल जाएगा आपको, इस इलाके में, यह है लहुरा देव, ठीक है। तो इसको आप एक बार अच्छे से देखिए। आगे चलते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि अगर लहुरा देव न रहे, ठीक, तो फिर मेहरगढ़ मारे, और अगर मेहरगढ़ नहीं रहे, लहुरा देव रहे तो लहुरा, अगर दोनों रहे तो लहुरा देव ही मारे। कि सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? लहुरा देव। कहाँ है लहुरा देव? अभी तो पढ़ा भी थे, कहाँ खोया रहते हो, यहीं रहो, है ना। तो हाँ, यहाँ से सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ मिले? लहुरा देव। क्लियर? आगे बढ़ जाए। देखिए अब इसमें आप अगर इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो क्या है कि आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया जाता था। उसमें जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, है ना, सरगम, राई, जई, है ना। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे। हमने आपको बताया था ना कि जब महिलाओं को घर में रखा गया तो जंगली अनाज जो है, आसपास के जंगली अनाज को लाते और आसपास में छिड़क देते, है ना, और वहीं से फिर जो अनाज की शुरुआत हो गई, और अनाज की उपज ने मनुष्यों में अस्थायी जीवन की शुरुआत की, और वहीं से अस्थायी जीवन के बाद ग्रामीण जीवन की शुरुआत होगी, और ग्रामीण जीवन से आगे देखिएगा कि शहरी जीवन, और शहरी जीवन से फिर वर्तमान तक देख ही रहे। और वहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, कौन सा? विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत क्या कहता है कि वहीं के लोगों के द्वारा क्रमिक रूप से, है ना, मतलब कि बर्बर अवस्था से सभ्यता की अवस्था तक पहुंचना विकासवादी सिद्धांत। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो कहता है कि हाँ, कहता है कि 8 ईस्वी पूर्व के आसपास में भूमध्य सागर व ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया से, है ना, मानव द्वारा उगाया गया, क्या उगाया गया भैया? तो जौ पहली बार। तो अगर आपसे पूछ ले, यहाँ से देख लीजिएगा कि अगर आपसे पूछ ले कि जौ कहाँ सबसे पहले उगाया गया, जौ, तो भूमध्य सागर और ईरान के आसपास में। अरे कलम है ना भाई, तो उसको पकड़ के उसको रगड़ो ना कि कलम है, तो कहला किताब रख ले है, किताब तो बादों में खरीदा जाएगा, याद होगा तब ना। तो उसको पकड़ के वहाँ पे, हाँ, 2 बार 4 बार रगड़िए, लाल, पीयर, हरे, ब्लू, गुलाबी कलम रखो, एक ने 10 बार रगड़ो उसको। चलिए देखिए इसको, तो कहाँ से मिला है? सबसे पहले जौ, भूमध्य सागर और ईरान के आसपास। क्लियर? आगे बढ़िए जी।
अब देखिए कितने 8,000 के आसपास में, 8,000 ईस्वी के आसपास में क्या गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। चलिए आगे देखिए, कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लहुरा देव। अगर इसमें लहुरा देव नहीं होता तो मेहरगढ़ हो जाता। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान, बलूचिस्तान में। यहाँ पे देखिए पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मेहरगढ़। किधर गया मेहरगढ़ भाई? मेहरगढ़ यह है 7वां नंबर पर, यहाँ पर यह देखिए मेहरगढ़। क्लियर? आगे बढ़ जाइए। ये तो समझ में आ गया। कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। अगर मेहरगढ़ यहाँ पे नहीं होता, रहता लहुरा देव, तब लहुरा देव होता। कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़। देखिए चूंकि उस जिस काल तक क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए एक क्वेश्चन 7 का है, 10 का है, इस काल तक लहुरा देव की खोज नहीं हुई। क्लियर? आगे बढ़िए। कहता है कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं? मेहरगढ़। फिर वही प्रश्न आ गया, अगर मेहरगढ़ नहीं होता तो फिर कहाँ होता? अच्छा, लहुरा देव कब से कब? क्लियर? आगे बढ़िए। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। आगे बढ़ जाइए। मेहरगढ़ कहाँ है जी? याद रखें। हाँ देखिए, एक दिन हम आपको बलूचिस्तान में मतलब इसके आगे हम लोग देखें तो हो जाएगा। देखिए यहाँ से प्रश्न जो है बदल जाएगा फिर आप। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, यूपीआरओ का है। कहता है कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में, है ना, सही कथन बताइए। कहता है कि इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। बिल्कुल। कहाँ? लहुरा देव कहाँ है ना जी? लहुरा देव। क्लियर? दूसरा कहता है कि प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान रहे। बिल्कुल तो सही रहे, दोनों सही है। आगे बढ़े। कहता है कि उस स्थान का नाम बताइए। टाइम है ना? टाइम। अब तो बरसात तो आई नहीं है, तो फिर तो हाँ 6 बजे तक हम लोग खींच ही देंगे। आगे देखिए, कहता है उत्तर प्रदेश का नाम, सॉरी उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़ से। अच्छा, मेहरगढ़ से अस्थायी जीवन का प्रमाण क्यों मिलेगा हम? क्योंकि वहाँ खेती हो रहा है, तो खेती बिल्कुल सही, क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई है, और एग्रीकल्चर की शुरुआत होने के कारण अस्थायी जीवन की शुरुआत होगी। क्योंकि पिछले क्लास में आपको बताए थे कि जो है अब वहाँ कृषि कार्य हो, मतलब कि कृषि छिड़क, मतलब अनाज छिड़क दिए तो कृषि की शुरुआत हो गई। अब यहाँ से ट्रैवल करके चले गए दूर, तो वो जो अनाज काटेगा कौन? इसीलिए अनाज को काटने के लिए वहाँ रुकना पड़ेगा, है कि नहीं? रुकना पड़ेगा, तो अस्थायी जीवन की शुरुआत हो जाएगी। आगे बढ़िएगा। अगर आपसे पूछे, एक प्रश्न पूछे, यहीं से हम बना देते हैं प्रश्न कि जो है ग्रामीण संस्कृति का विकास के मुख्य कारण बताइए। कृषि की शुरुआत है कि नहीं? तो कृषि की शुरुआत जो है ग्रामीण विकास का मुख्य कारण। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए, तो प्रश्न आगे है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? बागौर। बागौर कहाँ है? अभी आप देखे थे, कहाँ मिला? कहीं है? किधर है बागौर? कहाँ पे? इसमें ये तो बागौर कहाँ है? वही मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान है ना? तो यही तो है 18 नंबर। कहाँ है 18 नंबर है जी? यह है, यहाँ पर दिखा। अरे दिख लीजिए। अरे कि दूसरा कोई है? तो दूसरा है, यहाँ पर आ जाइए। बागौर हम लोग इधर देखते हैं, ये बागौर 1-15। इसको हम 1 में मिटा देते हैं। इसको 15 किधर गया? वो तो यही है। एक और बागौर है। अच्छा 1 मिनट, हम भी देख लेते हैं। क्या बोल रहे थे? बागौर है ना? बागौर, देखिए बागौर है, मिल गया जी। बागौर मिल गया। यहाँ पर देखिए राजस्थान में ही है, ये देख लीजिए, ये देखिए
इसको मैं घेर देता हूँ, लेकिन घेर दूंगा तो फिर तो गड़बड़ा जाएगा। ये है बागौर, दिखा, ये राजस्थान के बॉर्डर पर है, देख लेता हूँ। ठीक है, तो दिख लिया इसको। चलिए कहाँ है ये, इसमें हो सकता है कि गलती हो, तो एक बार हम इसको सुधार लेंगे। आगे बढ़िएगा, प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न क्या था? लिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? हाँ, चालकोलिथिक काल किसको कहते हैं? ताम्रपाषाण काल। ठीक है, इसको याद, इसमें याद रखने वाला चीज़ है चालकोलिथिक, है ना। आगे बढ़िएगा, देखिए कि आहार सभ्यता के बारे में लिखित में से बताइए, सही कौन है जो बताना है। कहते हैं कि आहार तांबा गलाने। देखिए, हम आपको, चूँकि हम बहुत सारी चीज़ नहीं पढ़ाए हैं अभी, है ना, जब पूरा चीज़ हम पढ़ाना शुरू कर देंगे ना तो हो जाएगा लेट। यहाँ पे देखिएगा, जोरवे संस्कृति, आहार संस्कृति, समझ गए, कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, ये हम नहीं आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, अब आप पढ़े भी नहीं उसमें, समझ गए। आप देखिएगा कि आहार संस्कृति कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, आगे देखिएगा कि जो आहार संस्कृति है वो तांबे से, सॉरी, ये जो है ताम्बती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे तांबे के काम होते, तांबे से संबंधित वहाँ पे स्थल हुआ करते थे, तो तांबा वहाँ से मिलता था। आगे देखिएगा कि कायथा संस्कृति कहाँ है, मध्य प्रदेश में है ना। आगे देखिए मालवा संस्कृति, ये भी मध्य प्रदेश में है। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये आगे फिर इस संस्कृति के बारे में हम पढ़ाना शुरू तो हो जाएगा ऑप्शनल पेपर। ठीक है, हम सोच रहे थे कि इसको एक दिन अच्छे से डील कर देते तो हो जाता, लेकिन टाइम नहीं होने के कारण गड़बड़ा जाता है फिर। चलिए आगे देखिए, इसको डील कर लीजिए ना भाई। देखिए आहार संस्कृति, ऐसे इसको हम रेगुलर क्लास जब हम आगे करवाएंगे ना, है ना, ये तो टारगेटेड है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हम जब रेगुलर क्लास करवाएंगे इतिहास का तो हम सारा चीज़ें उसमें लिखवाते चलेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगा आगे। आगे देखिए कि आहार संस्कृति क्या है। आहार संस्कृति बोलिए, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, तो ये क्या है, गलत है ये, है ना। अच्छा, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल सही था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले, ये भी सही है। तो हाँ, तो इसमें ये ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, इसको एक बार इसका जो एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़िए, कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल को पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ? मेहरगढ़ से क्या मिला है? जो मिला है कि चावल मिला है? मेहरगढ़ अभी आप देख रहे थे ना जी, मेहरगढ़ कहाँ है? यह 7 नंबर पर है कि नहीं? ये मेहरगढ़ अभी तो आप देखे थे कि आपको मिला था 7 नंबर में। यहाँ पहले चावल के दाने ही से मिला, बाद मिला हुरादेव से मिला, तो भुला जाते हो तुरंत तुम, मतलब कि इधर मुंह फेरे कि नहीं तुम लोग निकल लेते हो। आगे बढ़िए, कहता है कि नवदा टोली का उत्खनन किसने किया है? नवदा टोली, सी डी संकालिया। नवदा टोली आपको खोज लेना है भैया, नवदा टोली किधर है, किधर, इसमें खोजना है तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, नवदा टोली खोजिए तो है, नहीं है। आगे देख लेते हैं, नहीं है तो 3 में देख लीजिए, नवदा टोली मिल रहा है इसमें? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, हमको लगता है कि इसमें मिल जाएगा आपको, नवदा टोली मिला, नहीं मिला, ये पहला है जी। बीच वाला क्लियर कर दें, इधर ले, बार बार ना वही चल जाता है। हाँ, ये वाला, अच्छा ये है जो, हाँ सही बोल रहे, एक मिनट मिटाने दो इसको। ये मैप हम लोग का बहुत काम कर दिया, लेकिन क्या ये में नवदा टोली है कहाँ जी? ना है, इसमें नवदा टोली नहीं है, तो फिर खोज लेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवदा टोली से है कहाँ? मध्य प्रदेश में है। हाँ, आगे बढ़िए, इसकी खोज किसने किया था? नवदा टोली की खोज HD, चलिए संकालिया।
आगे बढ़िए। अच्छा, ये जो नवदा टोली है ये कौन सा स्थल है? ताम्रपाषाणी का स्थल। ताम्रपाषाणी का मतलब क्या हुआ? ताम्र और पाषाण यानी ताम्र और पत्थर। चलिए आगे बढ़िए। कहता है कि हाँ, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहद पाषाण, देखिए ये जो है आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे स्थल आपको दिख जाएंगे, समझ गए? ऐसे बहुत सारे स्थल आपको दिख जाएंगे जहाँ पर क्या होता था, आज भी देखिएगा कि जहाँ पे कोई कब्र है ना ऐसे, ठीक है, वहाँ पर इनके कब्र के पीछे बहुत बड़ा एक स्मारक बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आप देखें कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद एक संस्कृति का डेवलपमेंट होगा, संस्कृति का नाम होगा महापाषाण कालिक संस्कृति। उसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि बहुत बड़े बड़े पत्थर ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे ऐसे, और इसके अंदर जो है सब रख दिया गया है इसमें, है ना, और उसको फिर ऊपर से लगा दिया गया, इसे पत्थर से बंद कर दिया गया। बड़े बड़े पत्थर इसके ऊपर रखे हुए, इसको कहते हैं हम, जहाँ पे पत्थर के स्ट्रक्चर दिख जाए, है ना, मतलब कि खुले मैदानों वगैरह में, तो आपको वहाँ पे दिख जाना चाहिए कि यहाँ पे कोई सबको दफनाया गया। तो आज भी देखते हैं कि जैसे कब्रगाह पे जाइए, है ना, बहुत सारे जो दफनाया जाता है उस पर ऐसा कुछ, या फिर जाइए कोई आपको जो है मज़ार पे जाइए, वहाँ पर जो है ये होता है ना। तो इस तरीके से चलिए आगे देखिए। अब ऐसा लगता है ना कि जो, अच्छा अब बताइए प्राचीन काल में इतने बड़े बड़े पत्थर क्यों रखे जाते थे? अब क्या डर था इनको? लगता है कि लाश लेकर भाग जाएगा क्या? अच्छा वही ना कि आत्मा के डर से, कि आत्मा निकले ना, तो चाँप देख रहा, तो क्यों बड़े बड़े पत्थर क्यों रखते थे? अब कुछ तो इनको रहता होगा कि नहीं कि आत्मा निकल कर भाग जा रहा भाई। जैसे आप देखिए कि हड़प्पा सभ्यता में कुछ ऐसे स्थल मिले जहाँ पे उनके आंगन में सबों को काट करके टुकड़ी टुकड़ी करके दफना दिया गया है, 3-4 टुकड़ा में, है ना, घुटने से काट दिया गया, कमर से काट दिया गया, गला काट दिया, दफना दिया उसको। क्या डर होता होगा कि कहीं निकल कर रात में चाँप न दे, और कटर रहेगा तो थोड़ी जुड़ेगा वो, कुछ तो डर रहता होगा ऐसा कुछ। अब क्या किस प्रकार की संस्कृति रही वो तो अलग बात है, लेकिन अब इसके पीछे लॉजिक ये है कि दूर से दिखाई पड़ जाए कि भाई वहाँ पे फलने का कब्र है, ठीक है, इसलिए इसके ऊपर जो है मतलब बरियल के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख देते। आगे बढ़ते हैं, चलिए भीमबेटका के, हाँ कौन कितना प्रश्न है हम लोग? हाँ, कहता है कि राग का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगन कल्लू। संगन कल्लू आपको दिखाई पड़ा होगा, संगन कल्लू ये आपको मिल जाएगा कर्नाटक में, है ना, देखिए मिला संगन कल्लू, इसमें नहीं है, कहाँ है आपको? एक और निकालिए तब निकलेगा। चलिए संगन कल्लू मिल रहा है, क्या मिला? 7 नंबर पे, यही ना जी? हाँ, टेकलकोट्टा और संगन कल्लू कहाँ ही? 7 नंबर देखिए, यह है 7 नंबर, कर्नाटक में, मैसूर में, संगन कल्लू। आगे बढ़ जाइए, याद रखिएगा ये सब नाम, बिल्कुल याद रखिएगा, भुला जाइएगा। आगे बढ़ देखिए, हाँ भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? गुफा शैल के लिए, सॉरी गुफा शैल चित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाएं के लिए, किसके लिए? तो गुफाओं के लिए, है ना, क्योंकि आप देखिएगा, हम दिखाएंगे एक दिन आपको कि भीमबेटका में, है ना, आपको गुफा के अंदर जाइएगा तो वहाँ जो है इतना बढ़िया बढ़िया चित्रकारी किया हुआ है, और वो पाषाण कालिक है। तो आज से 10,000 साल 15,000 साल पहले का वो चित्रकारी किया हुआ है। और गर्व की बात है ना कि अभी तक जिस कलर का उपयोग किया गया वो कलर अभी धुला नहीं, एकदम बिल्कुल एकदम एज इट इज़ कलर है, समझिए। अब ब्लड भी नहीं है, वो कलर है, वो प्राकृतिक कलर है। अब देखिए आज इतना साइंस डेवलप कर गया है, हम लोग इतना महंगा महंगा पेंट लगाते हैं और पेंट पपड़ी का उखड़ के टेढ़ा हो जाता है ना, और वो जो है इतना साल से पड़ा हुआ है गुफा के अंदर। सो दूसरी बात वो नहीं है, दूसरा बात ये है कि गुफा के अंदर उसमें लाइट कहाँ से आई, है कि नहीं? उस काल में लाइट अंदर ले गया और उसको बढ़िया चित्रकारी किए, और उसमें व्यस्त जीवन के चित्र दिखाए गए। कोई शिकार कर रहा है, कोई घोड़ा पे चढ़ा हुआ है, कोई शिकार लेके जा रहा है टांग करके, इस प्रकार के चित्र वहाँ दिखाए गए। तो आए, हाँ बिल्कुल, मतलब वो जो है आप कह सकते हो कि उसको यूनेस्को ने जो है, हाँ, विश्व धरोहर की सूची में 2003 में शामिल कर दिया गया है ना, भीमबेटका। वहाँ पे कोई भी जाकर के आप देख सकते हो, उसका कुछ चार्ज वगैरह लेता होगा वहाँ पे, तो वो अब जाकर के दर्शनीय स्थल है, एक पर्यटन स्थल है, और उससे बहुत कमाई होता है इसका, मध्य प्रदेश। आगे बढ़िए, प्रश्न देखिएगा।
कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका, है ना। देखिए ऐसे अजंता बाघ और अमरावती ये गुफाएं हैं, समझ। यहाँ भी आपको मिल जाएंगे बहुत कुछ चीज़, लेकिन भीमबेटका जो है प्रागैतिहासिक यानी कि बहुत पहले के चित्र के लिए जाना जाता है, ठीक है। और ये जो है अजंता गुफा, बाघ गुफा, अमरावती गुफा, ये सब जो है ये बाद में गुप्त काल, मौर्य काल के काल में इसका डेवलपमेंट हुआ। आगे देखेंगे, कहता है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज रायसेन। देखिए अगर आपको मिल जाए अब्दुल्लागंज रायसेन, अगर ये न रहे तब हो जाएगा भोपाल, भोपाल के नज़दीक में है वो, ठीक है। आगे बढ़िए, कहता है कि भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका। आगे देख, कहता है कि अच्छा भीमबेटका कहाँ है जी? चलिए भोपाल में है, भोपाल में है कि मध्य प्रदेश में है? अच्छा भोपाल और मध्य प्रदेश रहे तब कौन मार भाई? अगर भोपाल और मध्य प्रदेश दोनों रहे, अच्छा हाँ तुम लोग एक कदम ज़्यादा ही पढ़ रहे तो मध्य प्रदेश। आगे बढ़िए, देख निम्नलिखित में से, अरे भोपाल तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत है ना जी, तो मध्य प्रदेश मारेंगे ना। चलिए आगे बढ़िए, अगर ये अब्दुल्लागंज रायसेन और मध्य प्रदेश दोनों रहे तो मध्य प्रदेश मारेंगे। मध्य प्रदेश में अब्दुल्लागंज रायसेन है ना। ऐसा कन्फ्यूजन क्वेश्चन देगा नहीं, ऐसे हम लोग तो डिस्कस करने के लिए कुछ भी पहाड़ पर चढ़ जाते हैं ना, है कि नहीं। देखिए बात वो नहीं, जो इस एक मतलब इसमें क्या देखा जाता है कि जो बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, नज़दीक कौन है, वो नहीं देखा जाता। हमारा ये क्या मतलब अब्दुल्लागंज मार लिया, वो का एक मतलब है कि अब मध्य प्रदेश भी है, लेकिन अब्दुल्लागंज की पहचान कहाँ से है? मध्य प्रदेश से है ना, वही चीज़। तो वही चीज़ अगर आपसे मतलब पूछ दिया जाए कि बताइए कि दादा बड़े हैं कि पिताजी, बस वही चीज़। आगे बढ़ जाइए, चलिए। हाँ कहता 32 में है, कहते निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? हाँ BS बाकनकर। चलिए इसको देख लीजिएगा, 1957 में, 1957 में है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूनेस्को ने भीमबेटका को किस में शामिल किया है? विश्व धरोहर की सूची में। कब किया है? 2003 में। वहाँ पे नोटिया लीजिए, देख लीजिए। अच्छा भीमबेटका को किसने खोजा है? विष्णुधर बाकनकर, सी ऑप्शन देख लीजिएगा। कब खोजा है? 1957। 1903 कहाँ है? खाना खा के नहीं आते हो क्या? आगे बढ़िए जी। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ है? ए हस्तिनापुर में। देखो अब मृदभांड के कई प्रकार, मृदभांड समझते हो ना? मृदभांड देखिए होता है कि प्राचीन काल के बर्तन को हम क्या बोलते हैं? मृदभांड बोलते हैं। मृदभांड बना होता है टेराकोटा मिट्टी से, है ना। जो बर्तन होते हैं टेराकोटा मिट्टी, है ना, टेराकोटा मिट्टी से बना होता है मृदभांड। और मृदभांड के कलर के अनुसार, समझ गए, उसको कई काल में रखा जाता है ना, है ना। जैसे कि जो है गैरिक मृदभांड, लाल काले मृदभांड, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम एक दिन आपको जब हड़प्पा सभ्यता इसके बाद पढ़ाएंगे ना, तो पूरा मृदभांड का हम आपको एक बार लिखा देंगे या फिर समझा देंगे तो क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न कौन सा है? कि हाँ 35 में है। देखिए कि ताम्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। आज भी हम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर ही दफनाते हैं। अच्छा इसका वो अलग बात है कि इसका कारण क्या है, तो जानवे करते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला कारण समझाने की ज़रूरत नहीं है अब। चलिए आगे कहते हैं इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। कहता है कि महाराष्ट्र के ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति जोरवे संस्कृति, हम अभी बता रहे थे कुछ देर पहले। अगर आपसे पूछे कि जोरवे संस्कृति कहाँ है? महाराष्ट्र। और उसमें देखिए एक है कैथा मालवा संस्कृति, कहाँ है? कैथा मालवा संस्कृति, देखिएगा मिल जाए तो बताइएगा। कैथा मालवा संस्कृति है आपको मध्य प्रदेश में,
कैथा संस्कृति मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश में, जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में, आपको दिखा आहार संस्कृति है ना, ये दिख जाएगा आपको राजस्थान में। क्लियर? चलिए आगे, टाइम बचा ना है जी, टाइम बचा है। देखिए निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल को प्राप्त हुआ? मतलब कहता है कि देखिए निम्नलिखित में किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? बताइए। बुर्ज। अच्छा, बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू कश्मीर। आपको कहाँ दिख रहा था बुर्ज होम? दिखा इसमें? किधर दिखा बुर्ज होम? यह है 16 नंबर में। देखिए 16 नंबर यहाँ पर गुफा करल और बुर्ज होम दोनों एक ही जगह पर है, और उसके नीचे है गैक और कियक, है ना। मिताथल भी कभी कभी पूछ लेता है भाई। मिताथल देखिए 19 नंबर कहाँ है? हरियाणा में है ना। हम आपको ये मैप का जो है ना एक्सप्लेनेशन आपको हम दे देंगे, 4-5 पेज का रहेगा, तो आप इसको देख लीजिएगा, देख लीजिएगा घर जा करके, ठीक है? तो क्लियर हो जाएगा यहाँ से। आगे बढ़िएगा। हाँ, कहता है कितना नंबर क्वेश्चन है? 37। कहता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है? बुर्ज होम। अच्छा, बुर्ज होम तो ठीक है, गुफा करल कहाँ है? गुफा करल, गुफा करल, गुफा करल। अरे पागल, अभी ना बताए। गुफा करल 17 नंबर जम्मू कश्मीर में। तुम लोग एकदम खिलल है क्या जी? मतलब कहाँ ध्यान तो नहीं करो, खाना वाना खा के नहीं आता है? कल से खाना वाना खा के ही। चलिए शुरू कर। पूरा में बटलिया में पनियो है, चलना है तो कोई बात नहीं है, इसको ख़त्म करेंगे तो। हाँ लाइए, चलिए धन्यवाद। आगे देखिएगा, प्रश्न देखिए। प्रश्न कौन कितना नंबर है जी? 38। कहता है कि गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कहाँ से? गर्त आवास समझाऊँ? गर्त आवास, अच्छा मिट्टी खोद के नीचे वाला है ना, गर्त आवास, बिल्कुल। आगे देखिए, कहता है कि बुर्ज होम 39 है ना। देखिए 39 देख लीजिएगा। बुर्ज होम है, चंद्रकेतुगढ़ है और गणेश्वर है, याद रखिएगा। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि शैलकृत देव मंदिर वहाँ यहाँ से क्या मिला? बुर्ज होम से कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला, ठीक है। बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू। गणेश्वर कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। गणेश्वर कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। प्रश्न है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेखनिया, है ना, लेखनिया। देखिए यह देखिए 19 नंबर में आपको लेखनिया मिल जाएगा भाई, यहाँ पर है। यह देखिए लेखनिया, यह यहाँ पर, ठीक। कहाँ है लेखनिया? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है लेखनिया, मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़िए। हाँ देखिए लेखनिया से कितना 17 को मानव कंकाल प्राप्त हुआ है, ठीक है। सॉरी, कुल 27 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं लेखनिया से। आगे है प्रश्न देखिएगा 41 नंबर, है ना, कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं और इसमें से आपको चुनना है कथन और कारण में, ठीक है। कहता है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवचन का मतलब प्रवेश किया। ये सही है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, ये भी सही है, तो ए ऑप्शन सही है। आगे देखिए कि हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि जी.आर. शर्मा ने सराय नाहर राय, सराय नाहर राय कहाँ पता है ना? सराय नाहर राय कहाँ है जी? यह 10 नंबर या उत्तर प्रदेश में, ठीक है। सराय नाहर राय कहाँ? उत्तर प्रदेश में, याद रखिए। तो कहता है कि जी.आर. शर्मा ने सराय नाहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी, ठीक। आगे बढ़िए, हो गया। कहता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत में आता है? तो आता है ये संस्कृति नहीं, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत में आता है, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत में आता है। चलिए, कहता है कि हाँ, इसमें देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए,
है ना। हाँ, संस्कृति मंत्रालय के अंदर, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके अंतर्गत आता है? संस्कृति मंत्रालय के, यानी कि हाँ कल्चरल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। आगे देखता है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? कनिंघम को कहा जाता है। अच्छा, भारतीय पुरातत्व का जनक तो कनिंघम को कहते हैं, लेकिन स्मिथ ने, है ना, स्मिथ ने कौन सी पुस्तक लिखी थी 1903 में? एडम स्मिथ ने, एडम स्मिथ तो लिखा है कौन सा? द वेल्थ ऑफ नेशन। लेकिन जो भारतीय इतिहास का, सॉरी, भारत में इतिहास के किताब लिखने वाले जो स्मिथ हैं, बताइए इसको, आप कल याद कराइए, बताइएगा, हमको लिखवा चुके हैं इसको, ठीक है। अब आप लोग कमेंट कीजिएगा, देख रहे हैं तो सामने वाला। चलो जी आगे बढ़िए। अच्छा, वही सब खोज ले, खोज ही लो, मतलब कि कल का काम तो कल छोड़ लूँगा, मतलब आज ही कर लो वो करा, तो कल का है छोड़ ला। आगे देखिए, मिल गया। हाँ, ईयरली नहीं, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। स्मिथ जी का पूरा नाम तो पता ही होगा, कौन? आर्थर स्मिथ, समझ गए, इसे याद रखो, भूलो मत। आगे चलिए जी, कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। आगे देखिए, कहता है कि मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। तो ये तो हो गया, क्या कहते हैं इसको? पूरा क्वेश्चन ख से खत्म। तो इति से स्कंद पुराण रेवाखंड 7वां अध्याय समाप्त। लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी कुछ पॉइंट्स जो हैं उसको हमको डिस्कस करना है आप। अच्छा, लूसेंट वाला जो है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत होगा, एक बार निकाल लीजिए और हमको बताइए। इतना के बाद तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, जितना तो सब हम डिस्कस कर ले लिए क्या। हम लोग जितना काम कर लिए उतना में हमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक? क्या कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो हमने पहले आपको लिखवा दिया था उससे आगे बढ़ेंगे। हमने क्या बताया था आपको, जो बताइए, हमने आपको बताया था क्या? बोलिए। सब का, हाँ बिल्कुल, आगे बोलिए। यही हुआ था। चलिए, हमने क्या देखा था कि जो है पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, निम्न पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण। क्लियर? अच्छा, निम्न पूरा पाषाण काल जो है, आप लोग कलम कॉपी खोल कर रखिएगा, ये लिखवा दिए थे ना। देखिए, निम्न पूरा पाषाण काल में मुख्य औजार कौन से हैं? तो मुख्य औजार हैं खंडक, है ना, उसमें बिदारनी, उसमें है हैंड एक्स, कुल्हाड़ी, ठीक है, हस्त कुठार जिसको कहते हैं। तो याद रखिए कि निम्न पूरा पाषाण काल के औजार कौन कौन से? हस्त कुठार, बिदारनी और खंडक, ठीक है। आगे बढ़िए। अच्छा, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने कहाँ पर? मद्रास के पल्लवरम ने क्या खोजा है? हैंड एक्स, कुल्हाड़ी खोजा है, इसलिए उसको हम क्या, कौन सा संस्कृति बोलते हैं? हैंड एक्स संस्कृति, है ना। उसी को हम जो है मद्रास संस्कृति भी बोलते हैं। भारत में खोजा गया सबसे प्राचीन औजार क्या है? कुल्हाड़ी है। किसने खोजा है? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने खोजा, ठीक है। आगे बढ़िए। अब कहता है कि देखिए, जिस काल में निम्न पूरा पाषाण काल है ना, उस काल तक जो गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें मानव की जो है बसावट नहीं हुई थी, ठीक है। मानव की बसावट नहीं हुई थी। नहीं होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि ये चूँकि मैदानी इलाका है, यहाँ पर जो है बहुत घने जंगल हुआ करते थे, समझ गए। तो घने जंगलों में मानव को बसने की थोड़ी सी कठिनाई होती है, बसने थोड़ी सी कठिनाई होती है, इसलिए क्योंकि जंगल को साफ कैसे करेंगे? जंगल को साफ तब ना होगा जब कोई जो है धारदार औजार और धातु के औजार होंगे, ठीक है, तभी तो जंगल को साफ कर सकते हैं। तो यही कारण है कि इस काल में जो है आप देखें कि महाजनपद काल आते आते जब लोहे का विकास हो जाएगा, तो इस काल में
नए नए राज्य निर्माण शुरू हो जाएंगे। पूरे भारत में राज्य निर्माण कहीं किधर भी नहीं होंगे। कहाँ होंगे? तो बिहार और उत्तर प्रदेश के इलाकों में। सबसे बड़ा जो महाजनपद होगा मगध जनपद होगा। मगध जनपद के विस्तार और इतना बड़ा होने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि यही काल है, सॉरी यही जो जनपद है, इसी के आसपास में जैसे झारखंड है, तो झारखंड में हमको क्या मिल जाएगा? लोहा मिल जाएगा। लोहा मिल जाएगा, ठीक है। अब लोहा मिल जाएगा तो लोहा को गला करके जो है राजनीतिक हथियार बनाए जाएंगे और लोगों को मार काट करके क्षेत्र जीते जाएंगे। और जो मगध महाजनपद है, जो उसका विस्तार जो है बहुत बड़े पैमाने पे हो जाए। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि देखिए, निम्न पूरा पाषाण काल के मुख्य औजार कोची कोची? क्रोड उपकरण। क्रोड उपकरण का मतलब कौन सा? भारी भारी उपकरण। कौन कौन सा उपकरण? कुल्हाड़ी, हैंड एक्स, मतलब कि कुल्हाड़ी हुआ ना, बिदारनी, बिदारनी का मतलब उसको कहते हैं क्लेवर, और खंडक यानी कि चॉपर, कांटे वाला। क्लियर? आगे बढ़िए। अब कहता है कि देखिए कि इस काल के प्रमुख स्थल कौन कौन है? किस काल के? निम्न पूरा पाषाण काल के। तो प्रमुख स्थल कौन है? सोहन घाटी। कहाँ है सोहन घाटी? राजस्थान में है, पाकिस्तान में है। चलिए, अच्छा सोहन घाटी को हम और किस नाम जानते हैं? चॉपर चॉपिंग संस्कृति से, क्योंकि वहाँ पर क्या मिले हैं? फलक के उपकरण मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखिए कि निम्न पूरा पाषाण काल के और भी स्थल हैं, जैसे नर्मदा नदी के किनारे, आंध्र प्रदेश में गिदलूर, समझ गए? बिहार के सिंहभूमि, सिंहभूमि कहाँ है? अभी वर्तमान में सिंहभूमि कहाँ है? झारखंड में है, ठीक है। गुजरात में साबरमती और माई घाटी, मतलब उत्तर प्रदेश में बोलन घाटी तक, ये सब जो है इसके स्थल हैं। आगे देखिए कहता है कि अगर आपसे पूछे कि पूरा पाषाण काल में क्या इस इलाके में गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में, दोआब समझते हैं कि नहीं? हाँ, मतलब जो दो जलधाराओं के बीच के जो क्षेत्र होते हैं उसको कहते हैं दोआब बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, जैसे पंजाब क्या है? 5 नदियों के बीच के क्षेत्र होते हैं उसको पंजाब बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए पंजाब उसको बोलते हैं। क्लियर? अब ये तो समझ गए आपकी निम्न पूरा पाषाण काल के जो ये कुछ फिनोमेनाज हैं। अच्छा, अब आगे ये मध्य पूरा पाषाण काल। देखिए मध्य पाषाण काल नहीं, मध्य पूरा पाषाण काल है ना। मध्य पूरा पाषाण काल में क्या होगा कि उपकरण हल्के होंगे, जेस्पर और चर्ट इसके जो है उपकरण बनेंगे। चर्ट समझते हो? चर्ट पत्थर समझते हो कि नहीं समझते? चर्ट पत्थर का मतलब होता है कि जिसको आप मारेंगे तो टूट जाएगा, अलग अलग विभाजित हो जाएगा। चर्ट पत्थर। प्याज छिलका देखे हो? कैसे प्याज छिलका छील देते हैं हम? तो छीले वाला कि सल्क निकल जाए, उसका चर्ट निकल जाए। उससे क्या होगा कि उपकरण बनाने में आसानी होगी। मतलब कि मान लो कि इतना बड़ा एक पत्थर है ना, उसको उस पर एक और पत्थर पटक दिए तो एक छिलका उतर गया, है ना। उसको और पटक दिए तो एक छिलका और उतर गया, है ना। अब एक तरफ से उसको पजा दिया, पशु को मारे, वो बेचारा आधा से कट गया, ठीक है। तो शिकार करना, हाँ ठीक है। आगे बढ़िए, जिस पर चर्ट हो गया। अब देखिए कि इस प्रकार के जो मध्य पाषाण काल के जो स्थल वो कहाँ कहाँ हैं? तो वो है महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा में। अब कौन कौन से स्थल हैं जो भी देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें कुछ स्थल आपको दिखाई पड़ जाएंगे, जैसे अपने नेवासा है ना, गोदावरी नदी किनारे, यहाँ से फलक के जो फलक वाला उपकरण मिला है। आगे देखिए, अच्छा देखिए कि उच्च पूरा पाषाण काल क्या है? उच्च पूरा पाषाण का इसमें क्या है कि अब इनके जो है उपकरण के सामग्री जो है ना, वो उसमें अब थोड़ा सा पैनापन आ गया, छोटे छोटे उपकरण बनेंगे इसका, ठीक है। उच्च पूरा पाषाण काल। अच्छा, भीमबेटका जो है, भीमबेटका का चित्रकारी जो है उच्च पूरा पाषाण काल की चित्रकारी है। भीमबेटका की जो चित्रकारी है, भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश है ना। तो वहाँ की चित्रकारी उच्च पूरा पाषाण काल की चित्रकारी है। आगे बढ़िए। अच्छा, ये बताइए कि जो भीमबेटका के जो गुफा हैं, ठीक है, इसमें कौन कौन से रंग का प्रयोग किया गया है? गुफा में जो चित्र बनाए गए हैं ना, कौन कौन सा रंग? भूरा लाल नहीं, हरा और गहरे लाल। याद रखिएगा, हरा और गहरे लाल। तुम लोग का तो कलम तो चलता नहीं है, खाली हाँ हाँ मिल कि हाँ ठीक है कहूँ, ठीक है कहूँ। हम लिखवा थोड़े रहे हैं, तो बोल रहे हैं। आपको चाहिए कि उसको नोट डाउन कर लेते, हरा लाल भूरा। अभी ये लीजिए जो भी, अच्छा मतलब ना लिखी तो बढ़िया है कि कुछ तो, अच्छा तो घर जाके उसको अब टाइप करेंगे ही ना। चलिए बढ़िया। हाँ, तो अब ये तो समझ गए आपको। अच्छा, एक प्रश्न बताइए कि जो होमोसेपियंस मानव है ना, वो किस काल का है? हीरोसिन नहीं, होलोसिन। चलिए, याद हो मतलब तुम मतलब याद करना आ गया, बढ़िया, अच्छा बात। आगे देखिए, अगर आपसे पूछे कि आइए मध्य पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल क्या है? अभी हम देख रहे थे मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण, निम्न पूरा, सॉरी उच्च पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और निम्न पूरा पाषाण। अब आइए मध्य पाषाण का, ठीक है।
अब देखिए मध्यपाषाण काल क्या है, तो मध्यपाषाण काल वही है जो हमने शुरू में बताया था कि मध्यपाषाण काल जो है वो पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच संक्रमण का फेज, ठीक है, मध्यपाषाण। अच्छा, मध्यपाषाण काल ऐसा काल है जिस काल में सूक्ष्म उपकरण बनेंगे। इस काल में प्रक्षेपास्त्र का विस्तार हो जाएगा, विकास हो जाएगा। प्रक्षेपास्त्र का मतलब क्या हुआ? तीर धनुष। तीर धनुष का विकास किस लिए होगा? मछली पकड़ने के लिए खास तौर पे, है ना, क्योंकि मछली वो पकड़ने जाएंगे, जाल वाल तो रहेगा नहीं, तो मछली पकड़ेगा कैसे? तो इसलिए मछली को देखेंगे, दूर से तीर मारेंगे, उसको पकड़ लेंगे। फिर जब मछली पकड़ने की कला उनके में डेवलप हो जाएगी तो तीर मार करके चिड़िया भी पकड़ सकते हैं, है ना, तो वो दिक्कत उनको नहीं आएगी और भोजन आसानी से मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास किस काल में हुआ, तो मध्यपाषाण, ठीक है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, अंतोष्टि समझते हो? दाह संस्कार, है ना, जैसे 16 संस्कार है ना, तो 16 संस्कार में अंतिम संस्कार कौन सा है? अंतोष्टि संस्कार, है ना, दाह संस्कार, तो 16 संस्कार में, तो याद रखिए। अच्छा, अब आगे देखिए कि इस काल में जो है, इस काल में जो उपकरण होंगे वो माइक्रोलिथिक उपकरण होंगे। माइक्रो का मतलब छोटा छोटा, है ना, छोटे छोटे पत्थर के उपकरण होंगे, छोटे छोटे लकड़ी के उपकरण होंगे, छोटे छोटे हड्डी के उपकरण बनेंगे इस काल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि इस काल में, मध्यपाषाण काल में कुछ बस्तियाँ डेवलप हो जाएंगी, ठीक है, चूँकि संक्रमण का फेज है ना, तो कृषि की शुरुआत धीरे धीरे हो जाएगी। छोटे मोटे कृषि के मतलब 10 से 5 कट्ठा में आसपास में कृषि बुनेंगे, लेकिन पूर्ण रूप से कृषि की शुरुआत कब होगी? नवपाषाण काल। तो जब कृषि की शुरुआत हो जाएगी तो कुछ कुछ बस्तियाँ भी डेवलप होगी। उसमें उस काल जो बस्तियाँ होंगी वो होगा कैसा? मिट्टी के बस्तियाँ, मतलब घर बनेंगे और ऊपर से सरकंडे के छौनी होगा और ऊपर से मिट्टी के लेवा लगाएंगे, उसके ऊपर पशुओं के गोबर से उसको नीप देंगे, ठीक है। तो इस काल के उस काल मतलब कि उस काल में इस प्रकार के घर बनेंगे, क्लियर। आगे चलिए। अब देखिए कि हाँ, अब जो मध्यपाषाण काल के जो कुछ स्थल हैं उसको देख लीजिए कि पश्चिम बंगाल में बीरबहानपुर, है ना, अभी हम आपको दिखा रहे थे बीरबहानपुर, गुजरात में लंगनाज, ठीक है, तमिलनाडु में टेरी समूह, आंध्र प्रदेश में आदमगढ़, राजस्थान के बागौर, ठीक है, और गंगा द्रोणी जो है उसमें कौन कौन से है? सराय नहार और महादा, ये जो है उस काल के कुछ स्थल। आगे बढ़िए। हाँ, अब देखिए कि अब एक प्रश्न पूछ देता है कि मानवीय आक्रमण या युद्ध का प्रारंभिक साक्ष्य हमको कहाँ से मिलता है? तो सराय नहार राय से। सराय नहार राय कहाँ है? सराय नहार राय अभी दिखाए थे ना आपको, यह देखिए 10 नंबर में सराय नहार राय, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। तो आरंभिक मानव के युद्ध, है ना, के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं हमको? सराय नहार राय। कहाँ सराय नहार राय? उत्तर प्रदेश। आगे बढ़िए। अब देखो, इतना तो जब हम लोग इतिहास की क्लास करेंगे ना उसमें, तब इसमें पूरा तरीके से लिखवाते चलेंगे, उसमें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये तो ख़त्म करने वाला चीज़ है, इसलिए ज़्यादा इसमें। हाँ जी, अगर आपसे पूछे कि गर्त चूल्हा, जो पहले हम लोग क्या होता था कि शादी ब्याह होगा ना हलाई, तो चूल्हा गड्ढा में खोद देते खरानी में ना, और उसमें डमकोल लगा के खाना पकावल थे। डमकोल तार वाला, है ना, उसमें लगा खाना बनता था। ऐसा बाद में फिर क्या हुआ? बाद में फिर चूल्हा बना ईंटा के, है ना, और फिर उसमें कोयला डालते थे, है ना। तो अब आवा गया क्या? चूल्हा गैस वाला। उसके बाद क्या हो जाएगा? अब बाद में इंडक्शन भी आ जाए, चाहे बाद में हाइड्रोजन चूल्हा आ जाए, है ना। हाँ बिल्कुल बनता है। चलिए आगे देखिए। तो इस चीज़ को समझ गए? तो देखिए कि हाँ, महादाह से जो है आप लोग आप हल्ला करना शुरू कर दिए, पता है कि ऑनलाइन क्लास चल रही है, हम लोग समझते नहीं हो। हाँ जी, आगे चलिए अब देखते हैं इसको कि हाँ, कि गर्त चूल्हा कहाँ से मिला है हमको? महादाह से मिला है। महादाह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से देखिए, पीछे बोलिएगा, उत्तर प्रदेश में जी। हाँ, तो उन पर डाउट लगे ना कभी कभी, पता नहीं याद रहे कि न रहे। अब आइए नवपाषाण काल में। हाँ जी, देखिए नवपाषाण काल की जो है, नवपाषाण के लिए नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जॉन लुबाक ने। लिखवा दिए हम आपको, कब किया था? 1865 में। क्लियर। आगे देखिए, अब कहता है कि जो नवपाषाण काल में क्या क्या हुआ? तो कृषि की शुरुआत हो गई, पशुपालन की शुरुआत हो गई, चाक चक्के का विकास हो गया, अस्थायी जीवन की प्रवृत्ति आ गई, ग्राम का विकास हो गया, मतलब गांव का विकास हो गया, ठीक है। अच्छा, इस काल में जनसंख्या में वृद्धि हुई, है ना। हाँ बिल्कुल, कुत्ते को जो है मतलब जानवरों को पालने की जो प्रवृत्ति इस काल में बढ़ गई थी, और कुत्ते को जो है पहला ऐसा पशु था जिसको पाला जाने लगा, ठीक है। आगे बढ़िए। अब कहता है कि
20वें स्तर पर नवपाषाण काल की शुरुआत 9000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में 7000 में। क्लियर। आगे कहते हैं कि देखिए कि हाँ, अभी तो पता ही है कि जो है भारतीय उपमहाद्वीप में चावल की जो है साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लहुरा देव से। कब मिले हैं? 9000 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतना तक आप तो समझ में आ गया। अच्छा ये बताइए कि हाँ, बुर्जहोम कहाँ है और गुफा करल कहाँ है? तो वहाँ से कुछ मिला है क्या? क्या मिला है? बिल्कुल। चलिए अब तो बात मतलब धीरे धीरे आप समझ गए इसको। चलिए आप बिल्कुल समझ गए। अब इसमें ज़्यादा हमको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे मामला उलट जाएगा। अच्छा अब जो है इतना आज समझाने के बाद आपका जो पहला चैप्टर है इस पर तो मेरे हिसाब से कमांड हो जाना चाहिए। हो जाएगा काम? चलिए। तो हम लोग अब जो है, अच्छा कल का काम क्या है जो समझना चाहिए। आज का तो काम नहीं हो गया। आज कल का काम है आपको पढ़ के आना है। कौन सा निकाल लीजिए पहले। हाँ, सिंधु सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ के आइएगा कल, है ना। और कल इसका हम क्वेश्चन ख़त्म करेंगे। कल 80 क्वेश्चन है भाई इसके। कल 80 क्वेश्चन है, हो जाएगा हम लोग से। आज थोड़ा सा हम लोग लेट से शुरू भी किए थे, है ना। तो 80 क्वेश्चन है। हाँ तो ये है। कल आपको हम जो है हड़प्पा सभ्यता ख़त्म करेंगे। देखिए दोनों से पढ़ना है। एक लूसेंट से ही पढ़ के आइएगा, दूसरा इससे पढ़ के आइएगा। अगर आपके पास और भी किताब है कोई तो पढ़ के आइएगा। कौन सा? ये जो है क्राउन, ये सब पढ़ लीजिएगा। हम इसको कल ख़त्म करेंगे। तो आज के लिए सेवा समाप्त करेंगे हम। और रोबोट भी चलिए हो गया डन। तो चलिए